अच्छा जी, अब इसी प्रोग्राम को विजुलाइज करके यहाँ पर देख लेते हैं। देखो ये मेन थ्रेड है, ठीक है। आपने ये जो मेन थ्रेड ज़ाहिर है, मेन का फंक्शन जो है वो शुरू में जो आपने मेन का फंक्शन बनाया उसको विजुलाइज यहाँ से करेंगे। मेन थ्रेड के जरिए थ्रेड 1 होगा, जो कि ज़ाहिर है क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो खुद ही क्रिएट होता है बाय डिफ़ॉल्ट। तो ये मेन थ्रेड को सिमुलेट करके इस बार में दिखाया जाएगा, थ्रेड 1 की बार में। तो आप देखो ये थ्रेड जो है, ये अब यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन चल रही होंगी, ज़ाहिर है ये भी इंस्ट्रक्शन है, ये भी इंस्ट्रक्शन है, कुछ इंस्ट्रक्शन यहाँ पर चल रही होंगी। थ्रेड जो है यहाँ पर क्रिएट होगा इस लाइन में, बी थ्रेड क्रिएट, तो हमने पिछले कोड में भी देखा था। ये इस लाइन के अंदर थ्रेड क्रिएट होगा, जहाँ थ्रेड क्रिएट होगा वहां से यार ये तो मेन थ्रेड था, जो मेन थ्रेड चल रहा था, ठीक है। यानी कि ये बाय डिफॉल्ट जो पहला थ्रेड था मेन का, ये चला। और जैसे ही जो है हमने क्रिएट किया थ्रेड दूसरा, तो दूसरा थ्रेड जो है ये क्रिएट होगा, और क्रिएट होने के बाद ये रनर का फंक्शन हम चला रहे हैं, इसको रनर का फंक्शन जो है वो कॉल करेगा। यहाँ पर रनर का फंक्शन एज अ पैरामीटर जा रहा है इस थ्रेड के अंदर, तो रनर का फंक्शन कॉल होगा। और नीचे आप देख रहे हैं रनर का फंक्शन जो है सम अप कर रहा होगा सब चीज़ों को। तो जब रनर का फंक्शन, जैसे ही ये थ्रेड क्रिएट किया हमने, मेन थ्रेड तो यही था जो पहला वाला जो चल रहा है, ठीक है। रनर का फंक्शन जो हमने क्रिएट किया, तो ये थ्रेड जो है चलना शुरू होगा यहाँ से, ठीक है। तो आपको नजर आ रहा है। तो यहाँ से ये थ्रेड चला, ठीक है, क्योंकि रनर का फंक्शन यहीं पर चल रहा है। तो ये थ्रेड का काम दूसरे का यहाँ से स्टार्ट हुआ। पहला वाला जो था उसने वेट किया, क्योंकि जाहिर है उसने रनर का कॉल करने के बाद ज्वाइन की स्टेटमेंट आ गई। ज्वाइन की स्टेटमेंट में आपको मैंने बताया था कि जब तक जो है जो दूसरा थ्रेड बनाया वो कंप्लीट नहीं हो जाता, तो मेन थ्रेड उस वक्त तक वेट करेगा। तो ये मेन थ्रेड वेटिंग स्टेट में आ गया, और वेट कर रहा है। इसका वेट कर रहा है कि जो चाइल्ड थ्रेड क्रिएट किया है वो कंप्लीट हो जाए। और वो रनर फंक्शन चल रहा है, ये रनर फंक्शन चल रहा है यहाँ पर आपको दिखाया। फिर फिर जो है सम, ये जो रनर फंक्शन चलेगा, ये अपना इसने समिंग किया, सम का काम कंप्लीट किया अपना, सारे सम किए, और सम करने के बाद जो रिजल्ट था सम में रख दिया। और फिर ये आप देखो एग्जिट की कमांड है। एग्जिट की कमांड क्या काम करती है? थ्रेड को किल कर देती है। जो आपका दूसरा थ्रेड था ये किल हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा, और आप ये देखेंगे एग्जिट हो गया। और ये जो वेट कर रहा था, ये वेट कर रहा था, अब ये आगे बढ़ेगा, क्योंकि अब उसका जो चाइल्ड था वो टर्मिनेट हो चुका है। अब ये आगे बढ़ेगा, और आगे बढ़ के अब ये प्रिंट एफ जो सम था, सम का जो अंदर जो सम आया होगा, तो यहाँ पर इसने रनर के अंदर इसने सम कर दिया था, वो सम जो है वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, तो क्लियर हो गया आपको दोनों थ्रेड्स किस तरीके से काम कर रहे थे, और किस तरह से पेरेंट थ्रेड चाइल्ड थ्रेड का वेट कर रहा था, और किस तरह चाइल्ड थ्रेड के टर्मिनेट होने पर पेरेंट थ्रेड ने जो है उस वैल्यू को डिस्प्ले किया, आगे चला वो। तो आपको ये इस एग्जांपल में क्लियर हो गया होगा कि मल्टीपल थ्रेड जब क्रिएट किए जाते हैं, तो पेरेंट को वेट करवाया जाता है, ताकि चाइल्ड जो है वो जब काम कंप्लीट कर ले तो फिर आखिर में पेरेंट थ्रेड जो है वो अपना वो टर्मिनेट हो। तो क्लियर हो गई ये एग्जांपल? अच्छा, थ्रेड को कंपाइल करने का तरीके बताए जा रहे हैं कि सी के अंदर कैसे कंपाइल करते हैं। ठीक है, ये पैरामीटर जीसीसी कंपाइलर है सी का, या आपने किया होगा लिनक्स के अंदर इसको यूज किया होगा आपने जीसीसी। ठीक है, उसका फिर पैरामीटर्स देके आईपी थ्रेड के नाम से ये जो है वो है इसका पैरामीटर है। तो जो प्रोग्राम आपने सी का लिखा हो वो आप चला सकते हैं। ठीक है, इस तरह से एग्जीक्यूशन के लिए लिनक्स के अंदर डॉट और स्लैश लगा के भी चीज़ों को चलाया जाता है।
तो 6 का अगर आप दोगे, इसको आपने 6 पैरामीटर पास किया तो ये 21 उसका रिजल्ट दिखा देगा, क्योंकि डिजायर है 6 5 4 3 2 1 सबको ऐड करेगा, जवाब 21 आ जाएगा। तो ये विंडोज के अंदर कैसे होता है वो हम खैर स्किप कर रहे हैं, क्योंकि आपने लिनक्स की एग्जांपल देख ली, और जावा के अंदर भी ये चीजें होती हैं। हम लिनक्स और जावा और विंडोज की एग्जांपल को स्किप कर रहे हैं, आगे चलते हैं। बस एक एग्जांपल आपके सामने लिनक्स की आ गई, काफी है। सेमाफोर में क्या होता है, सेमाफोर का अभी तो हमारा सेमाफोर का पूरा कॉन्सेप्ट समझाना पड़ेगा ना, तो अभी तो उसको हम नहीं कर सकते। तो सेमाफोर में बाद में पढ़ाऊंगा, इसके बाद देखते हैं सिंक्रोनाइजेशन के अंदर वो टॉपिक टच करने की कोशिश करेंगे सेमाफोर, इसके अंदर फिर आप अच्छा स्कोप ऑफ वेरिएबल्स फ्रॉम सिंगल थ्रेडेड टू मल्टी थ्रेडेड। अगर हम कोई एक थ्रेड ऐसा है जो कि सिंगल थ्रेडेड है और हम उसको मल्टी थ्रेडेड बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, यानी कि एक थ्रेड ऐसा है जो कि स्कोप ऑफ वेरिएबल्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। आपको पता है वेरिएबल दो तरीके के होते हैं, ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं और लोकल वेरिएबल्स होते हैं। लेकिन अगर हम थ्रेड्स की बात करें, अगर हमारे प्रोग्राम में थ्रेड्स हैं, तो एक और तरह के वेरिएबल्स जो है हम यूज कर सकते हैं, वो होते हैं थ्रेड स्पेसिफिक। थ्रेड स्पेसिफिक भी कहते हैं, थ्रेड वाइड वेरिएबल्स भी कहते हैं। तो थ्रेड स्पेसिफिक वेरिएबल्स या थ्रेड वाइड वेरिएबल्स कौन से होते हैं कि जो सिर्फ वही थ्रेड यूज कर सकते हैं, थ्रेड के यानी कि किसी एक थ्रेड के लिए आपने वो वेरिएबल बना दिया, अब सिर्फ वही थ्रेड और उससे रिलेटेड फंक्शन उसको यूज कर सकते हैं, उसके अलावा नहीं। जैसे यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है नीचे, थ्रेड स्पेसिफिक कौन से होते हैं, ग्लोबल इनसाइड द थ्रेड, थ्रेड के अंदर ग्लोबल होते हैं लेकिन बट नॉट ग्लोबल फॉर द होल प्रोसेस, पूरे प्रोसेस के लिए ग्लोबल नहीं होते। यानी कि अगर मल्टीपल थ्रेड्स हैं, अगर किसी एक थ्रेड में कोई वेरिएबल बनाया तो वो सिर्फ वही थ्रेड वो उस वेरिएबल को यूज करेगा, उस थ्रेड के फंक्शन उस वेरिएबल को यूज करेंगे, दूसरे थ्रेड्स के दूसरे थ्रेड्स या उसके फंक्शन उस वेरिएबल को यूज नहीं कर सकते। तो ऐसे वेरिएबल्स को हम कहते हैं थ्रेड स्पेसिफिक। यहाँ पर लिखा है अदर थ्रेड्स कैन नॉट एक्सेस इट, ठीक है, दूसरे थ्रेड्स उसको उस वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकेंगे, सिर्फ वही एक्सेस कर सकेंगे जो उस थ्रेड के अंदर है। तो बट ऑल फंक्शंस ऑफ द थ्रेड कैन, लेकिन उस सेम थ्रेड के अंदर जो जितने भी फंक्शन हैं, उस सेम थ्रेड में जितने फंक्शन है वो सारे उसको यूज कर लेंगे, क्योंकि वो उस थ्रेड का पार्ट है, ठीक है। लेकिन आउटसाइड द थ्रेड कोई भी दूसरा थ्रेड उसको यूज नहीं कर सकता। तो यहाँ पे एक बात देखिए, वी मे नॉट हैव लैंग्वेज सपोर्ट टू डिफाइन सच वेरिएबल। अब थ्रेड स्पेसिफिक वेरिएबल लैंग्वेज के अंदर ये फैसिलिटी नहीं होती कि भाई वो थ्रेड स्पेसिफिक वेरिएबल डिक्लेयर करें, जैसे हम लिखते हैं ना लोकल ग्लोबल, ऐसे हम थ्रेड स्टैटिक थ्रेड स्पेसिफिक वेरिएबल क्रिएट नहीं कर सकते, लैंग्वेज इस तरह की फैसिलिटी नहीं देती। तो हमें करना क्या होता है, हम करते क्या है कि ग्लोबल लोकल तो जैसे बनाना होता है वैसे ही बनाते हैं, लेकिन जब हम थ्रेड स्पेसिफिक थ्रेड की बात करें, थ्रेड स्पेसिफिक की बात करते हैं, तो हम उसकी एपीआई का सहारा लेते हैं, थ्रेड की एपीआई है उसका सहारा लेते हैं, ठीक है? उसके अंदर कुछ स्पेशल फंक्शंस हैं, उन फंक्शंस के जरिए से हम ऐसे वेरिएबल क्रिएट करवाते हैं जो उस थ्रेड से रिलेटेड होता है। तो वो ऐसे फंक्शन के जरिए हम थ्रेड स्पेसिफिक डेटा बना सकते हैं, यानी कि वो डेटा सिर्फ उस थ्रेड के लिए होगा, लेकिन उसके लिए हमें एपीआई का सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है, बगैर एपीआई के ये काम नहीं होगा। तो जैसे यहाँ पर लिखाया गया कि थ्रेड स्पेसिफिक डेटा की अगर हम बात करें, अलाउ ईच थ्रेड टू हैव इट्स ओन कॉपी ऑफ डेटा, ईच थ्रेड रेफर्स टू डेटा, यानी कि हर थ्रेड के अंदर जो है उसकी अपनी कॉपी होगी, तो वो उसी के जरिए से जो है वो उसको यूज करेगा। अगर आप उसको यहाँ देखो इस स्लाइड में, तो इस स्लाइड में आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पर आपको 3 थ्रेड नजर आ रहे हैं, एक थ्रेड 1 है, एक थ्रेड 2 है, एक थ्रेड 3। थ्रेड 1 के अंदर उसका अपना डेटा है, उसका अपना बफर है, और वो बफर पीटीआर के जरिए ये थ्रेड 1 बफर पीटीआर को लोड करेगा
और इसके ज़रिए से अपना डेटा इसके बफर में रखवाएगा। सर थ्रेड 2 इस बफर पीटीआर को लोड करेगा, उसके ज़रिए अपना डेटा अपने इस बफर में रखवाएगा। थ्रेड 3 इसी बफर पीटीआर को फंक्शन, दो फंक्शन तो ये बफर पीटीआर एक्चुअली करता क्या है, उस थ्रेड के वैल्यू उसके बफर में रख देता है, ये स्पेसिफिक थ्रेड स्पेसिफिक हो जाता है, फिर डेटा जो है ना थ्रेड स्पेसिफिक हो जाता है। और ये एम लॉक का फंक्शन है, एम लॉक का फंक्शन सी में यूज करते हैं और वो मेमोरी एलोकेट करता है, हर थ्रेड को मेमोरी अलग से एलोकेट कर दी जाती है, इस तरह वो डेटा थ्रेड स्पेसिफिक हो जाता है। ठीक है, तो वेरिएबल सेम ही है, लेकिन नीचे लिखा है ईच थ्रेड इज यूजिंग द सेम वेरिएबल नेम बफर पीटीआर। बफर पीटीआर एक वेरिएबल का नाम है, सेम वेरिएबल यूज कर रहा है, लेकिन इस सेम वेरिएबल के जरिए हर कोई अपना डेटा इस बफर में मेमोरी में अलग अलग रखवा रहा है, क्योंकि हर थ्रेड का अलग अलग डेटा मेंटेन हो रहा होगा जो कि उस थ्रेड स्पेसिफिक होगा, दूसरा थ्रेड उसको यूज नहीं कर सकता। विद इन द थ्रेड दूसरे फंक्शन तो यूज कर सकते हैं, थ्रेड 1 के अंदर और फंक्शन बने हुए हैं, तो वो तो इस डेटा को यूज कर लेंगे क्योंकि वो थ्रेड के अंदर है, लेकिन आउटसाइड द थ्रेड ये डेटा यूजेबल नहीं होगा। ठीक है, ये थ्रेड स्पेसिफिक डेटा हो गया, तो हम इसको TLS भी कहते हैं, थ्रेड लोकल स्टोरेज। हर थ्रेड की स्टोरेज लोकली होगी, क्योंकि दूसरा थ्रेड उसको यूज नहीं कर पाएगा। अब थ्रेड स्पेसिफिक डेटा के लिए हम ये यहाँ देख लेते हैं। अगर आपको फॉर यहाँ पे देखें, टॉपिक तो हमारा यही चल रहा है ना कि फ्रॉम सिंगल थ्रेडेड टू, अगर आप कोई सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस है उसको मल्टी थ्रेडेड बनाना चाह रहे हो, का मतलब यही है, फ्रॉम सिंगल थ्रेडेड टू मल्टी थ्रेडेड का मतलब यही है कि सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस को आप मल्टी थ्रेडेड प्रोसेस बनाना चाह रहे हो। ठीक है, तो मेनी प्रोग्राम्स आर रिटन एज अ सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस। तो जाहिर है ज्यादातर प्रोग्राम हमारे सिंगल थ्रेडेड ही होते हैं, क्योंकि हम मेन का फंक्शन तो होता ही है, सी के हर प्रोग्राम में और दूसरे लैंग्वेजेस में भी मेन का फंक्शन तो होता ही है, तो सिंगल थ्रेडेड तो सारे ही होते हैं। If we try to convert a single threaded process to a multi-threaded process, we have to be careful about the following. तो जो नीचे चीजें बताई गई हैं इसके लिए हमें थोड़ा केयरफुली इसको देखना होगा। फर्स्ट वन इज द ग्लोबल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल जो डिक्लेयर किए हुए हैं उनको केयरफुली हैंडल करना होगा, क्योंकि जाहिर है अब थ्रेड्स भी आ गए। और लाइब्रेरी फंक्शंस, थ्रेड की जो बिल्ट इन लाइब्रेरी है उसके अगर हम फंक्शन यूज कर रहे हैं तो उसको भी हमें केयरफुली हैंडल करना होगा। अगर हम सिंगल थ्रेडेड से मल्टी थ्रेडेड प्रोसेस की तरफ जा रहे हैं, हमारा प्रोग्राम सिंगल थ्रेडेड से अगर मल्टी थ्रेडेड बनने जा रहा है, तो इन दोनों चीज़ों का खास तौर पर ख्याल रखना होगा, एक ग्लोबल वेरिएबल का और बिल्ट इन लाइब्रेरी फंक्शंस का, जो कि थ्रेड की लाइब्रेरी के अंदर होता है। अब एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ देख लीजिए, एक ये प्रोग्राम सिंगल थ्रेडेड प्रोग्राम है, ठीक है, यहाँ पर जैसे दिखाया गया, दिस इज अ सिंगल थ्रेडेड प्रोग्राम। अब यहाँ पर देखो इंटीजर स्टेटस, ये ग्लोबल वेरिएबल बनाया गया है स्टेटस के नाम से, और एक फंक्शन बनाया गया func1 के नाम से, उसमें कुछ भी लिखा होगा, डॉट 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 का मतलब है कुछ भी उसके अंदर इंस्ट्रक्शंस हो सकती है। स्टेटस का वेरिएबल यूज हो रहा है, जो ग्लोबल वेरिएबल बनाया था वो इस फंक्शन 1 के अंदर यूज हो रहा है, और जाहिर है इसके अंदर कोई वैल्यू रखवाई जाएगी। फिर कुछ और भी चीजें, डू समथिंग बेस्ड ऑन स्टेटस, जो इस वेरिएबल के ऊपर कुछ इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर रन होंगी, और ये फंक्शन 1 के अंदर काम हो रहा है। फंक्शन 2 के अंदर भी सेम यही चीज है, इसके अंदर भी कुछ इंस्ट्रक्शन होंगी, स्टेटस का वेरिएबल फंक्शन 2 भी यूज कर रहा है, और ये भी कुछ और काम भी करेगा इस वेरिएबल की बिहाफ पे। तो ये दोनों फंक्शन 1 फंक्शन 2 इस प्रोग्राम के अंदर मौजूद है। ये मेन प्रोग्राम है। ये मेन प्रोग्राम के अंदर हम कॉल कर रहे हैं फंक्शन 1 को भी, हम कॉल कर रहे हैं, पहले फंक्शन 1 कॉल होगा, फिर बाद में फंक्शन 2 कॉल होगा। ठीक है, तो फंक्शन 1 कॉल होगा, फिर फंक्शन 2 कॉल होगा। तो फंक्शन 1 कोई वैल्यू, अगर फॉर एग्जांपल स्टेटस की वैल्यू कुछ अगर फंक्शन 1 के अंदर रखेंगे, फंक्शन 1 जब अपना काम कंप्लीट कर लेगा तो फंक्शन 2 जब स्टार्ट करेगा तो वो अलग से उसके लिए स्टेटस की वैल्यू होगी। ठीक है, ये नहीं होगा कि स्टेटस की वैल्यू दोनों के लिए बदल जाए। ठीक है? तो फंक्शन 1 अपने लिहाज से करेगा, फंक्शन 2 अपने लिहाज से करेगा। ये सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं।
लेकिन अगर हमने इसको मल्टी थ्रेडेड कर दिया, मल्टी थ्रेडेड कर दिया, तो अब देखें क्या प्रॉब्लम आ सकती है। वी कैन हैव प्रॉब्लम है। तो इंटीजर इसके अंदर कोई वैल्यू रख दी हमने 60, फंक्शन वॉल कॉल फंक्शन वन के अंदर हो क्या रहा है, ये इस वेरिएबल को चेंज कर रहा है, इसकी वैल्यू उसने 60 से क्या कर दी 40। जस्ट आफ्टर फंक्शन यहाँ पर वही हो रहा है। अच्छा, यहाँ पर एम एलोक कर रहा है। एम एलोक का काम क्या है, एम एलोक का काम वही है कि इसके लिए अलग अलग मेंटेन करेगा मेमोरी स्पेस, इसके लिए अलग मेंटेन करेगा मेमोरी स्पेस। तो जस्ट आफ्टर फंक्शन वन ऑफ थ्रेड just after function one of thread one updated state, a thread switch may occur and second thread can run and update status। यानी होगा क्या कि पहले अब होगा क्या, थ्रेड वन क्रिएट हुआ, ये फंक्शन वन जो है ये एक थ्रेड के जरिए चला रहा है, फंक्शन टू भी जो है वो भी एक थ्रेड के जरिए चला रहा है। अब थ्रेड वन के बाद थ्रेड टू नहीं चलेगा, बल्कि दोनों साथ चल रहे हैं, क्योंकि अब दोनों थ्रेड में आ गए ना। पहले तो दोनों फंक्शन थे, पिछली स्लाइड में देखे दोनों फंक्शन थे, तो पहले फंक्शन वन चला फिर फंक्शन टू चला, यहाँ तो प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन क्योंकि फंक्शन वन के बाद फंक्शन टू एग्जीक्यूट होगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, बल्कि फंक्शन वन और फंक्शन टू दोनों साथ साथ चल रहे हैं, क्योंकि दोनों थ्रेड्स के अंदर दोनों थ्रेड्स के अंदर हम चला रहे हैं। तो थ्रेड तो आपको बताया साथ चलते हैं। तो फंक्शन वन ने स्कोप किया 40 वेरिएबल को, और इसका 40 किया, और अभी काम अपना कर रहा था कि इसका टाइम स्लैश खत्म हुआ, फंक्शन टू का टाइम स्लैश शुरू हो गया, क्योंकि थ्रेड टू का टाइम आ गया था, थ्रेड टू ने इसको चलाना शुरू कर दिया। अब थ्रेड टू जो है वो 60 से लेगा, क्योंकि थ्रेड टू वहां से एग्जीक्यूट करेगा जहां से, ये थ्रेड टू वहां से एग्जीक्यूट नहीं करेगा जहां से फंक्शन वन ने छोड़ा है, बल्कि थ्रेड टू तो शुरू से एग्जीक्यूट करेगा, क्योंकि इसकी एलोकेशन अलग है, ये शुरू से चलाएगा, तो ये 60 लेगा, ये 60 के बिहाफ पे काम कर रहा होगा, और इसने चेंज कर दी वैल्यू, ये 40 के बिहाफ पे काम करेगा। इसने 40 कर दी, इसका टाइम स्लैश खत्म हुआ, इसने 60 लिया, इसने ये अपना काम कर रहा है। जब ये फंक्शन टू का टाइम स्लैश खत्म होगा और जब वापस वो फंक्शन वन पे आएगा, तो अब स्टेटस की वैल्यू 60 हो चुकी होगी, और ये 60 से आगे जो है वो कंटिन्यू करेगा, जिसकी वजह से सारा जो है वो प्रॉब्लम मसला हो जाएगा, मतलब जाहिर कैलकुलेशन में मिस्टेक्स आ जाएंगी, क्योंकि वेरिएबल एक ही था, इसने ये थ्रेड भी वही वेरिएबल यूज कर रहा है, दूसरा थ्रेड भी वही वेरिएबल यूज कर रहा है, अब दोनों के अंदर चेंजेस हो रही हैं, तो अब वो कॉन्फ्लिक्ट आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वेरिएबल एक ग्लोबली यूज किया है। ठीक है, तो ये जो है होगा क्या, जैसे लिखा है रॉन्ग रिजल्ट, रिजल्ट रॉन्ग आ जाएगा, स्टेटस का रॉन्ग रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि दोनों अलग अलग वैल्यूज पे काम कर रहे होंगे, हालांकि दोनों को 60 पे काम करना चाहिए, लेकिन एक ने थोड़ा आधा काम किया, 40 कर दिया था, दूसरे ने 60 से लिया और उसने काम किया, फिर इसका कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हुई, दोबारा 40 की तरफ आ गया, तो अब कैलकुलेशन में गड़बड़ हो जाएगी। तो ये जो है इस तरह के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो ग्लोबल वेरिएबल का बड़ा ख्याल करना पड़ता है जब आप मल्टी थ्रेडिंग की तरफ जाएं, तो बड़ा गौर से देखिएगा कि ग्लोबल अगर कोई वेरिएबल ग्लोबल है और थ्रेड्स उनको यूज कर रहे हैं, तो उसके अंदर फिर एरर आने के चांसेस हैं। तो कोशिश ये करिएगा कि थ्रेड स्पेसिफिक हो जाए, या तो फंक्शन के अंदर ही डिक्लेयर कर दें उस वेरिएबल को, और ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर किया है तो उसको हैंडल करना केयरफुली बहुत जरूरी होगा। ये एक प्रॉब्लम होता है जब हम सिंगल थ्रेडेड से मल्टी थ्रेडेड की तरफ जाते हैं, ग्लोबल वेरिएबल का प्रॉब्लम आ सकता है। इसके अलावा दूसरा प्रॉब्लम क्या होता है, अच्छा इसको थोड़ा आगे कंटिन्यू करते हैं, टाइम देख लेते क्या हो रहा है, अभी 3 बजने वाला है, 3 बजने वाले हैं। चलिए, अच्छा एक काम करते हैं, पहले तो अटेंडेंस ले लेते हैं सेकेंड हाफ की, और उसके बाद जो है देख लेता हूँ, कुछ स्लाइड्स ही हैं, ज़्यादा नहीं है, उसको कुछ स्किप भी करवाएंगे स्लाइड्स को, और कुछ चीज़ें इसमें भी बाकी है। ठीक, तकरीबन आधा घंटे से ज़्यादा का लेक्चर अभी बाकी है।
सेकेंड हाफ की अटेंडेंस दे दीजिए। तेईस पार्टिसिपेंट नजर आ रहे हैं। अरसलान अहमद खान, अरसलान। प्रेजेंट सर। अरसलान हो जाए, ठीक है। सैयद मुइज़ अली, ठीक है, प्रेजेंट है। अजमल इकबाल, अजमल इकबाल प्रेजेंट है। सैयद मोहम्मद फाइक, फाइक, फाइक नहीं। अच्छा, मुकद्दस अशरफ, मुकद्दस अशरफ, मुकद्दस अशरफ मुझे उसमें तो नजर आ रही है, हाँ प्रेजेंट है। सुबहान हुसैन, सुबहान हुसैन। सुबहान आप बहुत लेट रिप्लाई करते हैं, मैं आगे चला जाऊंगा फिर आप कहेंगे यस अभी रिप्लाई नहीं कर रहे, हालांकि मौजूद है। इस्माइल हफीज, प्रेजेंट सर, प्रेजेंट। इस्माइल हफीज प्रेजेंट है, ठीक है। शमसुर रहमान, सर सुभान हुसैन। सुबहान, ठीक है, प्रेजेंट है। सर शमसुर, सही है, सही है। शमसुर रहमान प्रेजेंट है। तहा अली प्रेजेंट है। मोहम्मद इब्राहिम, ठीक है, प्रेजेंट है। मोहम्मद वसीम, मोहम्मद वसीम, मोहम्मद वसीम नहीं। अच्छा, हुमायूं अयाज, ठीक है, प्रेजेंट है। आशिर अली नाजमी, आशिर नाजमी प्रेजेंट है। उसामा मीर, उसामा मीर प्रेजेंट है, ठीक है। गुलाम मुस्तफ़ा प्रेजेंट है। अशज बिन अरशद, अशज बिन अरशद नहीं। समीर, समीर, समीर। अच्छा, अतर रसूल, ठीक है, प्रेजेंट है। शोजब रजा, शोजब, शोजब। मोहम्मद साद, ठीक है, प्रेजेंट है। सैयद आशिर मजीद, सही है, प्रेजेंट है। तालिब फारूक, सही है, प्रेजेंट है। अस्मा वफूर, अस्मा वफूर, प्रेजेंट। सही है। शाइस्ता शरीफ, शाइस्ता शरीफ, ठीक है, प्रेजेंट। मोहम्मद असद, असद नहीं है। शायर अली, ठीक है, प्रेजेंट है। हुज़ैफा हुसैन, हुज़ैफा हुसैन नहीं है। अच्छा, मोहम्मद खुर्रम, मोहम्मद खुर्रम, खुर्रम प्रेजेंट है, ठीक है। और तैमूर तनीम, तैमूर तनीम सही है, प्रेजेंट है। हुज़ैफा ने भी प्रेजेंट मार्क कर दी, ठीक है। मोहम्मद साइम यूनुस, साइम ने प्रेजेंट कर दिया, ठीक है। अच्छा, एब्सेंटीज के नाम बता रहा हूँ। सैयद मोहम्मद फाइक, मोहम्मद वसीम, अशद बिन अरशद, समीर, शोजब, मोहम्मद असद। सेकेंड हाफ में ये एब्सेंट है। बाकी
2 लोग और थे ना, एक रह गया था मेरे ख्याल में, चलो उनको देख लेंगे। याकूब 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 है, हुज़ैफा ने तो कर दिया, याकूब याकूब नहीं है। अच्छा कह रहे हैं क्विज ले लें, लेट हो जाएगा। स्लाइड स्किप होंगी इसमें, लेकिन फिर भी जाहिर है मटेरियल तो है। अच्छा क्विज जो है वो मैं रख लेता हूँ, और आप लोग क्विज अटेम्प्ट कर लें, ठीक है। और क्विज का टाइम तकरीबन आपके पास 15 मिनट का होगा। तो अभी 3:05 हो रहे हैं, 3:25 मिनट पे कर दूंगा, 3:25। तो आपके पास 20 मिनट, ठीक है। अभी तो दायरा टाइम लगेगा, मुझे वहाँ इनेबल करूंगा 3:25 के सर ऊपर। 3:06 हो रहे, मतलब ये आप अपलोड करते करते 7 हो जाएगा। हाँ मतलब मैं आप 3:25 तक आपके पास टाइम, 3:25, ठीक है। तो आपके पास है टाइम, ऑफ कर लें। मैं मीटिंग ऑफ कर रहा हूँ, और आप लोग फिर LMS से कोई पिक कर लीजिए। पिक क्या करना, बस वही है, गूगल फॉर्म ही है, जैसे आप लोग करते हैं वैसे ही।